दोस्तों मैंने दिन में ही निवेदन किया था। एक्चुअली दिन में मैंने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो के माध्यम से मैंने जो भी मतलब क्षेत्र गांव के जो लोग हैं इनसे और इनकी जो संघर्ष समिति है इनसे एक निवेदन किया था छोटा सा। और वो निवेदन ये था, मैंने एक्चुअली कुछ सवालों के जवाब जानना चाहे थे। वैसे ऑफिशियली मैं कोई सवालों के जवाब नहीं ले सकता, मतलब इस तरह की उनकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी वो उत्तरदायित्व भी नहीं है मेरे लिए कि वो सवालों का जवाब दे ही दे। लेकिन मेरे को दाल थोड़ी काली लग रही थी, दाल में काला लग रहा था। हालांकि शाम तक कंफर्म हो गया कि पूरी दाल ही काली है। मैं तो इसीलिए एक्चुअली इन्हीं लोगों के इंटरेस्ट में, इन्हीं लोगों के हित में कुछ सवाल कर रहा था कि ये उन सवालों का जवाब दे दे तो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा, मतलब सीन क्लियर हो जाएगा। बनाइए वो और हम लोग भी यही करें, है ना, अपनी समस्याओं से ये लड़ सकते हैं, है ना। उतनी बेहतरी से हम कभी भी नहीं लड़ सकते। लड़ाई मान लीजिए कि परवान पर भी पहुंच जाती है, शिखर पे पहुंच जाती है, तो भी फाइनली मेरे को मेरे घर वाले याद आएंगे, मेरा गांव याद आएगा और ऑब्वियसली मैं वहां से मतलब भाग भी सकता हूं, जो भी बाहर के लोग हैं। लेकिन वहां के जो लोकल लोग होते हैं तो अंडरस्टूड है कि वो अपनी अंतिम सांस तक लड़ेंगे, है ना। किसके लिए? अपनी जल के लिए, जंगल के लिए और जमीन के लिए। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, जैसे अभी कुछ ही दिन पहले इन्होंने घोषणा की थी कि भाई हम यहाँ पे एक समिति है वो गठित कर रहे हैं, और बहुत ही बढ़िया लगा। और क्षेत्र गांवों की रहेगी वो बेस्ट रहा, क्योंकि हम जैसे लोग तो ऑब्वियसली मतलब चेहरा चमकाने के लिए ही जाएंगे ना वहाँ पे। हालांकि सीरियस भी कुछ लोग होते हैं, वो बात अलग है, लेकिन ज्यादातर लोग होते हैं इधर उधर के नेतागिरी करने ही आते हैं। वो बहुत बढ़िया किया इन लोगों ने, अपनी समिति बनाई। और 2 दिन पहले की देखे तो आप सभी को पता है कि डॉक्टर साहब और जो मुख्यमंत्री साहब आए थे वो सीधे सीधे डिक्लेयर करके चले गए थे कि अब चाहे वो 10 गांव बोला उन्होंने या 50 गांव बोला, लेकिन कुल मिला के विस्थापन के लिए तो वो कहीं ना कहीं एग्री हो ही गए हैं ना कि विस्थापन तो होना ही है। ये चीज तो कंफर्म हो गई है। और एक तरह से जो आपके ही चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जो आपके फेवरेट हैं, आपके मसीहा हैं, है ना, उन्होंने अपने मुंह से बोल दिया था, है ना, कि इतने गांव जा रहे हैं और बाकी सब झूठ बोल रहे हैं। तो कुल मिला के उद्घाटन, जो एक गाय काटने वाला जो पाप होता है उस पाप के तो वो भागीदार बन ही रहे ऑब्वियसली, जब वो अपने ही मुंह से बोल रहे हैं कि भाई इतने गांव जाएंगे, और वो सपोर्ट कर रहे हैं उस चीज में कि हाँ उनको हम वहां पे स्थापित करेंगे, यहाँ पे स्थापित करेंगे। तो कुल मिला के ये जो गाय काटने वाला पाप है ना, ये तो आपकी जो मसीह है वो ही ले रहे हैं। अब दूसरी बात यह है कि इस बात पे तो आप लोगों को विचार विमर्श करना चाहिए था भाई, क्षेत्र गांव वालों, और जो आसपास के गांव मतलब आसपास के जो भी गांव हैं, जो भी बुद्धिजीवी हैं, उनसे भी आपको कंसल्ट करना चाहिए था कि क्या किया जाए। लेकिन आप लोगों की ऐसी कौन सी मजबूरी रही कि मतलब 2 दिन के अंदर ही आप लोगों ने इस तरह से सरेंडर कर दिया है, और वहीं पे आप जा पहुंचे जो आपके लिए रोड़ा खड़ा कर रहे हैं। यदि आप सबके पास जाते, आप भजन लाल के पास जाते, इसके पास जाते, उसके पास जाते, तो भी मैं कब मानता जब आपकी समिति है, जो संघर्ष समिति प्रॉपर तरीके से गठित हो जाती। अब क्षेत्र गांव है, क्षेत्र गांव में से अपन एक एक आदमी भी लेते हैं तो कम से कम 150 लोग तो ऐसे ही हो जाते हैं। ऊपर से कुछ एमपी भी होंगे, कुछ एमएलए भी होंगे, हैं, कुछ सरपंच भी होंगे, कुछ पटवारी भी होंगे। एक्चुअली मतलब इस तरह के लोग हैं, उनको भी तो समिति में लेने की जरूरत थी, तो कम से कम 250 लोग तो वैसे ही हो जाते हैं। और अभी तो जहां तक कि मैं जानता हूं आपकी समिति है पूरी तरह गठित भी नहीं हो। मेरे को लगता है कि उसमें 20-25% लोग हैं, या ज्यादा से ज्यादा 30% मान लो, उतने ही लोगों को अभी शामिल किया है। तो ये इतनी जल्दबाजी कहां से आई, या किसने मिसगाइड किया है, या फिर आपका दिमाग है वही विस्थापन के नाम से ब्लॉकेज हो गया, या फिर मन में मतलब विस्थापन के पैसों का लालच आ गया। मतलब ये क्या प्रॉब्लम है कि आप लोगों ने इतना जल्दी सरेंडर कर दिया और एक तरह से जो क्षेत्र गांव है उनकी नाक कटवा दी आप लोगों ने, या पूरे समाज की नाक कटवा दी। आप लोग तो कल के दिन भी इसी तरह से 2 मिनट में सरेंडर कर सकते हो किसी भी सरकार के सामने, और हम जैसे लोग चिल्लाते ही रह जाएंगे आप लोगों के हक अधिकार के लिए। मैं कहीं पे गलत बोल रहा हूं तो आप लोग लिखिए यहाँ पे। देखो, जब भी कोई बिल्डिंग बनती है, वो बिल्डिंग कितनी भी बड़ी बने, चाहे वो 10 मंजिला बने, तो भी सबसे पहले उसका मुहूर्त ही साधा जाता है। और मैं ये बात वैसे ही नहीं बोल रहा, मेरे को कम से कम 50 विस्थापनों की स्टोरी याद है। एक एक करके मैं शेयर भी करूंगा, एक एक करके मैं सारी स्टोरियां शेयर भी करने वाला हूं। तब जाके आप लोगों की आंखें खुलेंगी कि किस में सरकार ने क्या प्रॉमिस किए थे। और अभी आपके ये पास वाला कौन सा बांध है भाई, मैं अभी नाम भूल गया हूँ, उसी की से जो परेशान लोग हैं वही मतलब मेरे को कल परसों से कई दिनों से डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं, कागज भेज रहे हैं कि भाई वहां पे 9 फुट की बात हुई थी और 9 फुट का ही बांध बनाया था और उसकी हाइट बढ़ा के 15 फीट कर दी है। तो 15 फीट यानी 6 फीट का जब अंतर आता है,
15 फीट का जब अंतर आता है तो ऑब्वियसली उसमें तो कितने किलोमीटर्स में जमीन चली जाती है। तो ये जो हिडन चीजें होती है, जो हिडन एजेंडा होता है ना सरकार का, इसको भी आप लोगों को समझना चाहिए। लेकिन आप लोग इतने कहाँ पे हैं? आप लोग तो मतलब जो सरकारी लोग हैं वो अपने 4 दलाल पाल लेते हैं, और आजकल तो मंत्री जी भी अपने मुंह से ही बोलने लगे हैं कि मेरा दलाल सवाई माधोपुर में ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, इनसे कांटेक्ट कर लेना और जितने भी काम है उनसे 2-2 लाख लोग मेरे पास में आ जाना। मतलब हद होती है ये तो बिल्कुल ही हद ही हो गई। फिर आप लोग क्या करोगे? आपकी संघर्ष समिति क्या करेगी फिर? ये तो संघर्ष करने का कोई तरीका नहीं हो सकता मेरी नजर में। तो हम तो ये जानते हैं कि हमारे में यहाँ से मतलब एक मकान भी नहीं हटना चाहिए, एक परिवार भी नहीं हटना चाहिए। 10-12 गांव तो दूर की बात होती है, क्योंकि ये तो बड़ा षड्यंत्र है भाई। ये 200 सालों से आपके खिलाफ खेला जा रहा है ये खेल है। उसमें सब में इसी तरह से हुआ है, और उसमें सब में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि आपको बिल्डिंग भी बना के दी जाएंगी, आपको खेत भी दिए जाएंगे, आपको डैम भी दिया जाएगा, आपको हर चीज दी जाएगी। लेकिन उन सारे विस्थापनों की असलियत यह है कि उन लोगों को मुआवजा मिलना तो दूर की बात है, उन लोगों को है ना मजदूर तक नहीं रखा जाता, ऑफिसों में नौकरी तक नहीं दी जाती। और ये जो भी डैम बन रहे, जो भी बांध बन रहे, इनका सिर्फ और सिर्फ मकसद क्या है? यहाँ पे फैक्ट्रियां खोलना। क्या? फैक्ट्रियां खोलना। कोई भी सरकार है हिंदुस्तान में आज के दिन, एक भी सरकार इतनी ईमानदार नहीं है कि वो कोई भी बांध किसान के लिए बनाए। अब आप लोगों को तो इतिहास भी बताना पड़ता है। हमारे जो टीनेंसी एक्ट है, जिसे हिंदी में काश्तकारी अधिनियम बोलते हैं, वो जब हम आदिवासी लोगों ने, एक्चुअली मेरे को तो यहाँ पे भी शर्म आती है, क्योंकि इतिहास में जाके देखते हैं तो सबसे जो गंदा इतिहास है ना 1400 ईस्वी के बाद में, पिछले 600 साल की बात करें तो सबसे घटिया इतिहास हमारा ही रहा है। क्योंकि हम लोगों ने ये हिंदू धर्म को अपना के मतलब इस कदर गुलामी की है कि हमारा नाम है वो पिछले 600 सालों में मतलब नामो निशान मिट गया है इतिहास से। लेकिन मैं यहाँ पे जब भी बोल रहा हूँ कि हम लोग लड़े, तो इसका मतलब है कि जो झारखंड के हैं, जो उड़ीसा के हैं, जो छत्तीसगढ़ के हैं, जो वेस्ट बंगाल के हैं, जो आंध्रा के हैं, जो गुजरात के और महाराष्ट्र के आदिवासी हैं, जब इन लोगों ने और इनके जो प्रतिनिधि थे, जैसे ये मुंडा साहब, बिरसा मुंडा साहब, टंड्या भील जैसे, इन लोगों ने जब इनकी नाक में दम किया था तो हमें काश्तकारी अधिनियम मिला था। और वो टीनेंसी एक्ट में हमारी जमीन किसी के भी नाम पे नहीं जा सकती थी किसी भी कंडीशन में, बल्कि जो गई हुई थी उसको भी वापस कराया गया था। और आज आप लोगों के मतलब आंखों देखते देखते आपकी जमीन मतलब कब्जाई भी जा रही है, और जो काश्तकारी अधिनियम है उनको डे बाई डे चेंज भी किया जा रहा है। पहले चाहे उसको सोलर प्लांट के नाम से ही किया गया हो, तो भी आप लोगों की आंखें ही नहीं खुलती। मैं कहता हूं कि चाहे मर मिटो, चाहे गर्दन कट जाए, कुछ भी हो जाए, जेल चले जाओ, लेकिन एक बिल्डिंग, एक मतलब एक दौड़ा पे जैसे लड़ मरते हैं ना, एक दौड़ा मत कटने तो तब जाके आप लोग सक्सेस होगे। भाई साहब कैसे घुटन हो रही है, आप लोग देखो तो सही। अलवर साइड से मतलब बुरे हालात हैं, दौसा साइड से यूआईटी के बुरे हालात हैं, सवाई माधोपुर साइड से बुरे हालात हैं, धौलपुर साइड से भी बुरे हालात हैं। तो कैसे आप लोग जाओगे? कहाँ पे होगा क्या आपका? जबकि आप लोगों की सच्चाई तो ये है कि आपके जो, जैसे आप लोग, चलो मेरे जैसे आवारा टाइप के लोग हैं, उनको तो कहीं पे भी चार टुकड़े मिल जाए वो बस जाएंगे। लेकिन आपके यदि मदर फादर 50 साल के भी हैं, उनको कभी देखना, आप लोग तो ये ब्याड़ू व्याड़ू करके सो जाते होंगे, लेकिन आपकी माँ को देखना, कभी बाप को देखना, जो आवारे कुत्ते गली में घूमते रहते हैं उनको भी वो देख के आते हैं कि उसने खाना खाया या नहीं खाया, वो कुत्ता यहाँ पे बैठा हुआ है या नहीं बैठा हुआ है, आपकी भैंस है वो बोगाड़ रही है या नहीं बोगाड़ रही है, आपकी गाय है वो खड़ी हुई है या बैठी हुई है, उन आपकी जो नीम है, कई बार आप लोग देखते होंगे कि उन नीम के नीचे जो खाटे बिछी होती है उसे छोड़ के रूम में जाने को तैयार नहीं होते, क्योंकि ये सारी चीजें उनकी आत्मा में बिकती हैं। और आप लोग 1 लाख के 10 लाख रुपए लेके भी आप दूसरी जगह विस्थापित हो जाते हो। तो मैं लिख के दे सकता हूं, आपके जो भी पेरेंट्स हैं, जो भी बुजुर्ग हैं, उनकी उम्र है 10-10, 20-20, 30-30 साल कम हो जानी है। वो लोग इन चीजों के बिना मतलब अपना मतलब अस्तित्व है उसे स्वीकार ही नहीं सकते। रियलिटी ये है। और एक दिन 2 गांव भी हट जाते हैं तो 200 गांव हटने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। ये बहुत बड़ा पॉइंट हो जाएगा तुम लोगों का। जनरल का समझना, अब मैं यहाँ पे सीधे सीधे बोल देता हूँ, चलो ठीक है, मेरे को जेल में डाल दो, मेरे को फांसी दे दो, जो भी दे दो। मैं कुल मिला के आप लोगों से ये बोलना चाह रहा हूं कि भारतवर्ष की जो धरती है उसके असली मालिक हम ही हैं। मैं डीएनए की बात करता हूं, मैं कार्बन डेटिंग की बात करता हूं, मैं सिंधु घाटी की बात करता हूं, मैं हड़प्पा सभ्यता की बात करता हूं, मैं मतलब किसी भी सभ्यता की बात करूं तो मैं ये लिख के दे सकता हूं कि जो आदिवासी हैं वो ही इस देश के असली मालिक हैं और वो ही इस देश के असली शासक हैं। बाकी सारे के सारे घुसपैठिए हैं, चाहे वो आज बहुजन के नाम पे हमारे साथ में आना चाहते हो, लेकिन रियलिटी यही, आप डीएनए टेस्ट करोगे तो उनको भी आप घुसपैठिया ही पाओगे। और आपके खिलाफ जो षड्यंत्र हो रहा है उसमें सिर्फ ये जो लेटेस्ट घुसपैठिया हैं,
है ना, जो यूरेशियन है, सिर्फ ये नहीं है, ये षड्यंत्र सारा मिला जुला है। तो आप लोगों को ये महंगा पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आप लोगों को ये प्लान करना है कि आपको मतलब अंतिम सांस तक लड़ना है या फिर विस्थापित होना है। लेकिन आप ये मत सोचना कि विस्थापित होंगे तो हमारे 2 गांव होंगे या 4 गांव होंगे। यदि विस्थापन का एक बार नंबर आता है तो पूरा पूर्वी राजस्थान से जितने भी आदिवासी है वो होंगे। और इन्हीं लोगों में, हमारे में, जैसे मैं मेरी गांव की बात करता हूं, जितने ब्राह्मण हैं, बढ़िया हैं, एक्चुअली ये सारी फैक्ट्री खुलेंगी, इंडस्ट्रीज खुलेंगी, चाहे किसी को चपरासी की नौकरी मिले, क्लर्क की मिले, मैनेजर की मिले, डायरेक्टर की मिले, एमडी की मिले, इन्हीं लोगों को मिलनी है। ये पिछले 200 साल का इतिहास बताता है। और आप लोगों को, है ना, बंधुआ मजदूरी भी रखें नहीं रखें, इस बात की 1% भी गारंटी नहीं है। ये बात आप क्यों नहीं समझते? कभी आपने सोचा है किसानों के लिए कोई बांध बनवाता हो? पिछले सारे डैम जितने भी बांध बने हैं उनका इतिहास आप लोग उठा के देख लो। और आप लोग जब तक ये नेताओं को घेरोगे नहीं, इनका निकलना दूभर नहीं करोगे, आप लोग अभी चमचागिरी करने वहां पे जयपुर जाने की आपको क्या जरूरत थी? मेरे को तो ये बताइए। आपकी इन बातों से दुखी होकर थोड़ा सा 2-4 दिन के लिए मेरे को रेस्ट की जरूरत है, इसलिए मैं 2-4-5 दिन के लिए फेसबुक को अभी डीएक्टिवेट करूंगा। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि यूट्यूब पे 1-2 वीडियो डाल दूं जिसमें मैं आप लोगों को कुछ जो सरदार सरोवर डैम जैसे विस्थापन है उनकी मैं स्टोरी बताना चाहता हूं कि उनकी क्या दुर्गति हुई है। ये जो एक्चुअली एक गिरमिटिया मजदूर के नाम से आप लोगों ने नाम सुना होगा। गिरमिटिया मजदूर किसको बोलते हैं? एक्चुअली जो गिरमिटिया शब्द है वो एग्रीमेंट से बना है, यानी जो झारखंड के, उड़ीसा के, छत्तीसगढ़ के वो मजदूर जो इसी तरह के विस्थापनों के चलते जब बेरोजगार हुए थे, है ना, तो उनको कहीं पे एक दाने दाने के लिए तरस गए थे, जबकि उन्हें पहले एश्योरेंस दिया था कि आपकी जितनी जमीन ली जा रही है उसी रेशियो में आपको नौकरियां दी जाएंगी। लेकिन जब नहीं दिए गए तो मेरे जैसे ठेकेदार आए, समाज के गद्दार आए, मतलब अपने समाज के नहीं, जो दिकू लोग होते हैं, जो घुसपैठिए होते हैं, ये अपने अपने सरकार से लाइसेंस बनवा के लाए और उन्हीं लोगों में से मजदूर उठाए लाखों, और उन सबको कहां पे ले गए? खैर देश विदेश तो ले ही गए थे, लेकिन आज के दिन नॉर्थ ईस्ट में भी जाके देखोगे तो आज के दिन वहां के आसाम की जो 62 लाख की जो जनसंख्या है वो सिर्फ गिरमिटिया मजदूरों की है। तो आप लोग इतिहास से भी नहीं सीखते, आप लोग वर्तमान से भी नहीं सीखते, आप लोग अपने भविष्य का भी नहीं सोचते, आप लोग खुद के लिए भी कुछ नहीं करते, अपनी औलाद के लिए भी कुछ नहीं करते, तो कौन मालिक बनेगा आप लोगों का? मेरे को तो ये बताइए आप लोग। कहीं तो शर्म करो। आपकी जमीन को तो कोई टच भी नहीं कर सकता। सरकार कितनी बड़ी होती है भाई। अच्छा, एक और षड्यंत्र मैं आप लोगों को बताता हूं, उसको बहुत ही कम लोग जानते हैं कि जो यूनाइटेड नेशंस का आईएलओ है, यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने एक्चुअली एक प्लान किया कि जो देश, जितने पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में जितने भी आदिवासी लोग हैं, इनको संरक्षण प्रदान किया जाए, इनको अधिकार दिए जाएं, इनकी भावनाओं की कद्र की जाए और इनकी जो भी बसावट है, मतलब जो भी फैसिलिटी है, जो भी शिक्षा है, उसका प्रबंध किया जाए। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले जो इंडिया है, जो भारत है, उसको 1957 में इनवाइट किया था। कब किया था? 1957 में। और उसमें जो भारत सरकार है उसने मतलब अपने जो प्रतिनिधि थे वहां पे भेजे भी थे और उन्होंने वहां पे जाके साइन किया था। अब इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब ये होता है कि हम जो आदिवासी हैं इस देश के, वो सीधे सीधे यूनाइटेड नेशंस के अंडर में आ जाते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है उसके अंडर में आ जाते हैं। उसकी परमिशन के बिना भारत सरकार है हमारा कुछ भी नहीं कर सकती, ना हमारी जल को टच कर सकती है, ना हमारी जंगल को टच कर सकती है, ना हमारी जमीन को टच कर सकती है ना। और हमारा जो अधिकार होता है, जैसे अभी ग्राम सभाओं की बात करें आप लोगों की, तो मैं क्या बात करूं, आप लोगों के पास तो ग्राम सभाएं तक नहीं है, आप लोगों के पास 5वीं अनुसूची तक नहीं है, अनुसूचित क्षेत्र तक में आप लोग नहीं आते हो। मतलब कितने शर्म की बात है, जबकि आप लोग देश के मूलवासी हो। तो मेरे को हर बात का उदाहरण देने के लिए या तो झारखंड जाना पड़ता है, छत्तीसगढ़ जाना पड़ता है, उड़ीसा जाना पड़ता है, आंध्र जाना पड़ता है, गुजरात जाना पड़ता है, महाराष्ट्र जाना पड़ता है, लेकिन राजस्थान का उदाहरण देने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि महाराणा प्रताप जैसों ने ये जो इनकी चमचागिरी कर करके आप लोगों का खून पानी हो गया है। और इसी के चलते आप लोगों ने इतने नाक बसा लिए हर गांव में कि आज के दिन में मेरे गांव में भी बीच में 10 लोगों को लेके मीटिंग करूंगा तो साले वो नाग वहां पे भी सुन रहे होते हैं और 2 सेकंड में वो कॉल करते हैं अपनी बम्बी से निकल के अपने आकाओं को कि साहब हमारे गांव में ये हो रहा है। और उन्हीं लोगों को आप लोगों ने मतलब बीघों में जमीनें दी हुई हैं, बम्बियां बनाई हुई हैं, बड़ी बड़ी डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी, दूध पिलाते हैं सुबह सुबह जग के। अरे कितनी शर्मिंदगी वाली बात है, मतलब कहीं तो शर्म करो आप लोग। तो उसके बाद में क्या हुआ, 1957 का जो यूनाइटेड नेशंस का मैंने अभी बताया उसमें वो साइन हो गए। ठीक है। उसके बाद में कांग्रेस ने कंटिन्यू रखा था, कब तक? 1984 तक कंटिन्यू रहा था।
कि आदिवासियों को ये सारे अधिकार मिलने चाहिए, लेकिन इन जो लोगों को जैसे ही रियलाइज हुआ कि अरे इसका मतलब तो ये है कि आदिवासी संविधान से ऊपर हो जाते हैं, हम संविधान में कितने भी कानून बना ले इन पे तो अप्लाई नहीं होंगे। समझ आ रहा होगा आप लोगों को। तब 1984 में कांग्रेस ने इसको रोक दिया था कि 169 मान लेते हैं। तो उस पे ना ये मतलब किसी जनप्रतिनिधि को भेजा, ना कांग्रेस गवर्नमेंट ने वहां पे क्या कोई लेटर भेजा कि हम मतलब थ्योरेटिकली भी मतलब सैद्धांतिक तौर पे भी आपके साथ में एग्री है, और ये बात को लटकाए रहे कब तक, 89 तक। और जैसे नरसिंह राव सरकार आई उस टाइम पे यानी 91-2 में इन लोगों ने लिख के दे दिया कि हमारे देश में कोई भी आदिवासी नहीं है, जो भी हैं वो एक ही नस्ल के हैं। और उसी बात पर रहने के लिए, एक्चुअली इसी बात को सिद्ध करने के लिए हमेशा ये हम जैसे जो आदिवासी लोग हैं, जो दलित लोग हैं, इनको हिंदुवाद की टोपी पहनाते रहते हैं क्योंकि कि इनकी पोल ना खुले। लेकिन आप लोगों को ये समझ नहीं आती, और आप लोग कहीं ना कहीं डायरेक्टली मतलब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे होते हैं। कैसे? गांव में मंदिर बना के, और ये ब्राह्मणों को इस तरह से जमीन देके, उनके पैर पूज के, उनको सीधा देके, उनको दान दक्षिणा देके। और तो बताओ मतलब आप लोगों से नफरत करूं या प्यार, मेरे को तो यही समझ नहीं आ रहा। और आज वही कांग्रेस है, वो दूध की धुली बनी हुई है। जब भी ये राहुल गांधी बोलते हैं ना कि कांग्रेस ने भी, यानी हमारी जो कांग्रेस है उसने भी आदिवासियों के साथ जो 80 का दशक था, 90 का दशक था, उसमें अच्छा नहीं किया, तो राहुल गांधी का इशारा उसी तरफ होता है कि हमारे साथ जो गद्दारी की है। मतलब बीजेपी का तो खैर कहना ही क्या, ये तो मतलब इसका तो जो उद्घाटन हुआ है वो भी गद्दारी के लिए हुआ है, इनका तो मकसद ही वही था। लेकिन कांग्रेस है वो भी दूध की धुली हुई 1% भी नहीं है। आपके मुरारी लाल मीणा को ही देख लीजिए, कांग्रेस का ही खून है इसमें। मतलब जिस तरह से सांप कुंडली बिछा के बैठा होता है ना, उस तरह से बैठे हुए हैं अपनी सीट पे। किसी से कोई मतलब नहीं है कौन मरता है, कौन जीता है, किसकी जमीन जाती है, किसकी नहीं जाती है, कौन जेल में है, कौन बाहर है, किसकी पढ़ाई लिखाई हो रही है, कौन सा स्कूल गिर रहा है नहीं गिर रहा है ना, कौन सा स्कूल खुल रहा है नहीं खुल रहा है, टीचर है नहीं है, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ सचिन पायलट का पिछवाड़ा सहलाने में लगे रहते हैं 24 आवर्स, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जबकि सचिन पायलट खुद ही घर के ना घाट के। क्या है सचिन पायलट? कुछ भी नहीं है, जीरो है। कभी आज तक किसी इश्यू में सचिन पायलट सामने आया हो? हाँ, एक दो ऐसे जरूर है कि जब जातिवादी लड़ाई हुई थी 2006-7 में, तो उसमें ये एक पर्टिकुलर समाज के साथ में रहा था, मतलब जब जहर घोलने की बात थी तो। लेकिन उसके बाद आज तक एक भी इश्यू बता दो जिसमें सचिन पायलट आगे आया हो, आगे आके आपके हक अधिकारों के लिए लड़ा हो, कभी तेज आवाज में भी बोला हो आपके अधिकारों के लिए। तो मेरा मतलब यह है कि ना कोई बीजेपी कम है ना कोई कांग्रेस कम है। आपको अपने अपना मतलब जल बचाना है, जंगल बचाना है, जमीन बचानी है, हैं? आपको अपनी संस्कृति बचानी है, इतिहास बचाना है। वैसे आपकी संस्कृति के नाम पे अब कुछ भी नहीं बचा है लहंगा लुगड़ियों के अलावा। आपको तो ये भी पता नहीं है कि आपकी भाषा कौन सी हुआ करती थी। और हर चीज की प्रॉब्लम में वही हिंदूवाद ही आता है। आप लोग हिंदू नहीं बने होते तो आज आपका इतिहास भी होता, क्योंकि ग्रंथों के चक्कर में आप लोगों ने इतिहास खो दिया, हिंदी के चक्कर में आप लोगों ने अपनी भाषा खो दी। आपके पास है क्या आदिवासियत सिद्ध करने के लिए? डीएनए है, डीएनए में भी आप लोग ये आजकल तो जो भी इंटरकास्ट हो रहे हैं इनमें आप लोगों का तो डीएनए भी इतना मिक्स हो जाएगा कि कल के दिन कुछ सिद्ध ही नहीं कर सकोगे आप लोग। तो आप लोगों की और अभी की जो लड़ाई है ये आप लोगों को विस्थापित करने के लिए नहीं है, ये किसी भी बहाने से आप लोगों की जो जमीन है इससे छीनने की लड़ाई है। आप लोगों को 100% से इन लोगों ने 7.5% में सिकुड़ा के रख दिया था आजादी के बाद में, और 7.5 से अभी मुश्किल से मेरे को लगता है 2-2.5% में सिकुड़ा के रखा गया है। लेकिन अभी सबसे बड़ी लड़ाई जो देश में रहेगी वो जमीन की रहेगी। और इस बहाने आपके से जमीन, मान लीजिए कि आपकी 1 करोड़ की जमीन है और आपको 10 करोड़ का एक फ्लैट भी दिया जाता है, तो भी आपको किसी भी कंडीशन में 10 करोड़ का फ्लैट नहीं चाहिए, आपको अपनी जमीन पर ही कब्जा रखना है। सिंपल सी बात है। तो आपको यहां तक भी आ जाना है, मतलब इतना भी कदम बढ़ा लेना है बिना डरे। अब समाज में से किसी को बलि तो देनी होगी। पिछले साल की अपन बात करें, डिम्पल बहन के लिए मतलब कितना बड़ा कांड हुआ था। यदि एक आदमी ने भी खुद को उस टाइम पे मतलब फूलन देवी सिद्ध कर दिया होता तो हम तो उसे राजा मान लेते, उसे राष्ट्रपति मान लेते। लेकिन हमारा तो सभी का खून पानी हो गया है। समाज में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो समाज के साथ, किसी भी बंदे के साथ हुई नाइंसाफी का किसी से बदला भी ले सके।
इवन समता पार्टी पे जो लोग नेता नहीं बोले उनको तो आपको जूतों से मारने का भी अधिकार है, बहुत अच्छी तरह से। उन्हें तो किसी गांव में घुसने ही नहीं देना चाहिए। लेकिन आप ही लोगों में, अब आपकी तो मैं क्या ही वो करूं। मैं बहुत कोशिश करता हूं कि भाई मैं नरेश भाई के साथ में खड़ा हूं। मैं आज ये 86 गांव, ये क्षेत्र गांव वाले गया था गठबंधन, इनके साथ खड़ा हूं। नरेश भाई के साथ में भी अब यार आंदोलनों आप लोग हिस्ट्री सीटरों को साथ में ले लेके बैठोगे तो कौन आपको बचाएगा, ये बताओ। आज की बात भी अपन करें, जो ये बाबा के जो चमचे गए थे, मतलब इनमें से एक थोबड़े आप देखोगे, मतलब वो लोग, कई लोग तो घर पे बिठाने लायक नहीं है। आप लोगों को लड़ाई लड़नी है तो पाक साफ लड़ो ना, अच्छी छवि वाले लोगों को उठाओ। बहुत बुरा लगता है, बहुत तकलीफ होती है इन बातों से। और आपकी संस्कृति की किस तरह से मजाक बनाई जाती है। आपके पूरे साल में आपको एक दिन मिलता है आदिवासी संस्कृति के लिए, 9 अगस्त, और 9 अगस्त में भी आपके यहाँ पे कभी टांगे उठवाई जाती हैं, कभी अजय हुड्डा को बुलवा के गाने गवाए जाते हैं। आपकी संस्कृति में कौन सी कमी रह गई, उस पर क्यों ये साहब शर्मिंदा होते हैं? उसका क्या सम्मान नहीं करेंगे क्या? तो ये चीज अभी तो आपको समझनी चाहिए। और मैं लिख के दे सकता हूं, मनवादियों का इतना प्रेशर है कि आपके जो ये साहब लोग हैं, ये आपके किसी भी आदिवासी प्रोग्राम में शामिल ही नहीं होंगे, क्योंकि इनको ऊपर से बंबू हो जाएगा कि आप लोग हिंदुवाद को आगे बढ़ाओ, मनवाद को आगे बढ़ाओ, है, लेकिन आप लोग आदिवासियत में लगे हो। तो मैं लिख के दे सकता हूं, लोगों की इतनी हिम्मत नहीं है कि आपकी सभाओं में आ सकें या 2 शब्द भी आपके हित में बोल सकें। वहां पे फालतू की बात जरूर करके चले जाएंगे ये लोग। मैं एक तो ये तो बच्चों वाली बात है। ये तो बच्चा भी समझता है कि जो आदमी कांग्रेस के टिकट से या बीजेपी के टिकट से लड़ेगा वो कभी आप लोगों का हो ही नहीं सकता। ना कभी दलित का हो सकता है, ना कभी आदिवासी का हो सकता है। मैं तो कहता हूं कभी वो बहुजन का भी नहीं हो सकता। फेसबुक पे तो मेरे से ये सब नहीं देखा जाता। आप लोगों को इतना समझाया था कि आप कहीं पे भी जाओ, कोई भी पंचायत करो तो प्रॉपर समिति बनाओ। समिति बना के बुद्धिजीवियों से आप कंसल्ट करो कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस नियम के अधीन करना चाहिए, हमारी जमीन कैसे बचा सकते हैं, काश्तकारी अधिनियम क्या है, उसमें कितने अमेंडमेंट हो चुके, उनमें से किस अमेंडमेंट को अपन विड्रॉ करवा सकते हैं असेंबली से। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज मैं बता देता हूँ कि जो 5वीं अनुसूची की अपन बात करते हैं, 5वीं अनुसूची कब लागू होती है? जब वहां पे जो आदिवासी होते हैं उनकी मेजोरिटी होती है, यानी 50% होते हैं, 60% होते हैं, 70% होते हैं, 80% होते हैं। अब पूर्वी राजस्थान में आपका जो घनत्व है, जो डेंसिटी है, जो आबादी है, वो ज्यादा है। तो आप लोग कभी भी अभी रोड पे आ जाते हो और लंबा यदि धरना प्रदर्शन करते हो, अपनी मांग रखते हो, तो आपको 5वीं अनुसूची और अनुसूचित क्षेत्र है, 5वीं अनुसूची में तो वैसे भी हुई, लेकिन अनुसूचित क्षेत्र है उसमें आपको शामिल करना पड़ेगा। और शामिल करना पड़ेगा तो आप लोगों को ग्राम सभा का भी अधिकार मिलेगा, पेशा कानून भी मिलेगा। अभी आप लोगों को यदि बिखरा दिया जाता है तो आपकी डेंसिटी इतनी कम हो जाएगी, आबादी इतनी कम हो जाएगी कि वो रूल आप पे अप्लाई हो ही नहीं सकता। तो आपको 5वीं अनुसूची से भी वंचित होना पड़ेगा, आपको अनुसूचित क्षेत्र से भी वंचित रहना पड़ेगा, आपको ग्राम सभा से भी वंचित रहना पड़ेगा, और आप लोगों पर इन्हीं गुटियों का शासन रहेगा। और इन गुटियों के शासन के क्या परिणाम होते हैं आप लोग अच्छी तरह से देख ही रहे हो। जिन भाइयों को ये वीडियो एक बार में समझ नहीं आया हो वो 4 बार में देखें। इसमें मैंने इतने पॉइंट्स पे बात की है, इतने पॉइंट्स पे मैंने पहले कभी भी बात नहीं की। तेजराम भाई, मेरे मीटिंग में आने से क्या होगा? मैं थोड़ा सा क्या है कि भाई मेरी पहले से ही फजियत हो चुकी है। 1-2 मीटिंगों में मैं गया हूँ, वहाँ पे लोगों ने वैल्यू नहीं समझा है, तो अपनी बेइज्जती करवा के आया हूँ। तो अब मेरी हिम्मत नहीं होती है। लेकिन फिर भी आप लोग इस तरह का माहौल बना लेते हो कि आप लोग इस बात की गारंटी लेते हो कि हमें बोलने देंगे या कोई बेइज्जती नहीं करेगा, तो हम कोशिश करेंगे। लेकिन उसके लिए पहले एकता तो बनाओ, समाज को एक जगह तो लेके आओ। संघर्ष समिति है सिर्फ क्षेत्र गांवों की रखो आप लोग हैं, लेकिन जो आंदोलन है उसे पूरे राजस्थान में चलाओ। कम से कम पूर्वी राजस्थान और जो हाड़ौती है इसको तो शामिल करो ही करो, है ना। हालांकि प्रत्यक्ष रूप से आपको जो संघर्ष समिति है उसमें किसी को भी शामिल करने की जरूरत नहीं है क्षेत्र गांवों के अलावा। लेकिन जब भी किसी के, जैसे आज भी डॉक्टर साहब के पास गए थे, तो कम से कम 200 लोगों को पास जाना चाहिए था। और अभी तो सवाल ही नहीं, कम से कम 1 महीने तक भी आपको बिल्कुल भी जाने का सवाल ही नहीं था। पहले खुद यूनिटी करते, प्लानिंग करते, एक एक चीज को एनालाइज करते, एक एक पॉइंट को। सबसे पहले आप लोगों को एक एग्रीमेंट साइन करना चाहिए था। आपके जितने भी मेंबर है 200, उसमें शर्त बनानी चाहिए थी कि भाई कोई भी आदमी मीडिया के सामने स्टेटमेंट देगा तो कम से कम, जैसे एक आदमी स्टेटमेंट दे रहा है तो कम से कम 20 लोगों का उसको समर्थन होना चाहिए, उसके पीछे खड़े रह के समर्थन करें कि हाँ ये आदमी आज बोल सकता है मीडिया के सामने, तो ही वो स्टेटमेंट देगा। नहीं तो अकेला आदमी, दुकेला आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी कभी स्टेटमेंट नहीं दे सकते अपनी तरफ से। मतलब इस तरह के रूल आप लोगों को बनाने होंगे। अदरवाइज तो मेरे जैसा आदमी शामिल होकर उस कमेटी में और खुद ही स्टेटमेंट देके और
सारा सौदा करके चला जाएगा। तो इसलिए बोलता हूं कि आप लोगों को अभी जो लिखावट करोगे, जो एग्रीमेंट बनाओ, आप लोग 200, 250, 300 जितने भी लोग आप शामिल हो रहे हो क्षेत्र गांवों से, तो उसमें प्रॉपर तरीके से साइन करवाओ। उसमें ये टर्म्स कंडीशंस लिखवाओ कि भाई किस कंडीशन में तो हम मीडिया के सामने बोल सकते हैं, किस कंडीशन में हम किसी मंत्री से या प्रशासन से या राष्ट्रपति से या राज्यपाल से मिल सकते हैं। आप लोगों को राज्यपाल का तो वैल्यू ही पता नहीं है कि जबकि आदिवासी होते हैं, उनका जल जंगल जमीन है, वो तो पूरी तरह से राज्यपाल के अंडर में आता है, गवर्नमेंट के अंडर में कुछ भी नहीं आता है। लेकिन राज्यपाल की तो कोई बात ही नहीं करता। मैं भजन लाल को ज्ञापन देके आ गया हूँ, मैं किरोड़ी लाल को देके आ गया हूँ, मैं किसी तीसरे लाल को देके आ गया हूँ। अरे कैसे बताऊं भाई लोगों, आप लोग है ना पूरी तरह राज्यपाल के अंडर में आते हो। एक्चुअली राज्यपाल का मैं आप लोगों की लाइफ में महत्व बताता हूँ कि जब भी 5वीं अनुसूची बनी थी, 6ठी अनुसूची बनी थी, अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ 6ठी अनुसूची 5वीं अनुसूची का क्या मतलब है कि देखो, जो उड़ीसा है ना, छत्तीसगढ़ है और झारखंड है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है और राजस्थान है ना। आंध्रा का आजकल तेलंगाना भी हो गया। तो ये 10 जो स्टेट हैं, इनमें जो भी आदिवासी हैं, एक्चुअली सभी आदिवासी हैं, उनको इसमें शामिल नहीं किया हुआ है अनुसूची में। लेकिन जिन आदिवासियों को इसमें शामिल किया गया है तो वो सभी 5वीं अनुसूची में आते हैं। जबकि नॉर्थ ईस्ट की बात करें, अपन पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें, जो असम वगैरह की बात करते हैं, तो ये हैं 6ठी अनुसूची के अंदर आते हैं। अब एक्चुअली क्या हुआ, ये बहुत गहरी बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को। जो लोग एक्चुअली जानते तो बहुत है, लेकिन हिम्मत नहीं करते हैं कि भाई फांसी मिल जाएगी सीधे। लेकिन हम फांसी से नहीं डरते, हमें तो आज ही मार दो साला, कौन सा बीवी बच्चे रोएंगे। हमारे इस तरह कोई बीमारी नहीं पाली हुई, आप चिंता मत करो। तो एक्चुअली जब भी देश है ये आजाद हो रहा था और जो इनका गठन हो रहा था, एक्चुअली पुनर्गठन हो रहा था राज्यों का, तो उस टाइम पे इन लोगों को डर था। उससे बहुत पहले से ही 1912 की मैं बात कर रहा हूँ। तो जो बंगाल है, मतलब उसको तोड़ दिया था, उस है ना, उसमें से पहले एक स्टेट बनाया 1936 से 1936 में दूसरा बना दिया। इनके तोड़ने के पीछे क्या मकसद था, एक्चुअली सबसे जो पावरफुल थे, जिनका जमीर जिंदा था, जो गर्दन ऊंची रखते थे और जो अपने हक अधिकारों के लिए लड़ते थे, वो सिर्फ और सिर्फ आदिवासी ही लोग ही थे। बाकी लोग तो चमचागिरी करने में, चाटुकारिता में लगे हुए थे। इसका आइडिया आप इसी से लगा लो कि जो सबसे पहला मतलब शहीद हुआ था, है ना, गुलाम भारत का, वो कौन थे, तिलका मांझी, जो 1885 में उनको फांसी दी गई थी। और कैसी गंदी फांसी दी गई थी, बरगद के पेड़ में लटका के, बरगद के पेड़ में लटकाया और तब उनको गोली मारी थी। तो इन लोगों के सारा आप लोग इतिहास देखोगे, एक्चुअली इन लोगों के तो जब ये पाखंड पे आई ना, तब जाके ये लोग लड़ने लगे थे। नहीं तो जब तक शोषण हो रहा था दलित का, आदिवासी का या किसी भी बहुजन का, तब तक इन्हें इन बातों से कोई मतलब नहीं था। ये अंग्रेजी सीख रहे थे और ये उनके मैनेजर बन रहे थे, पीए बन रहे थे, उनका प्रचार प्रसार कर रहे थे। लेकिन जब इन्हें लगा कि यार इन्होंने तो पाखंड पे हमला कर दिया है, ये तो मनुस्मृति को जला रहे हैं, तब जाके इन लोगों की बात दिख दी। तब इन्होंने एक्चुअली स्वतंत्रता का जो संग्राम है वो स्टार्ट किया था। अब मैं ये बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अब जो ये आदिवासी लोग हैं ये उसमें शामिल नहीं होते हिंदुस्तान में, तो बहुत मुश्किल हो जाती। तो इन्होंने इनको एश्योरेंस दिया कि भाई आप लोग शामिल होइए, आप लोगों को हम अलग राज्य गठन करके देंगे। और है ना, लेकिन आदिवासियों को ये था कि भाई आप लोगों ने तो पहले भी हमारे साथ ही धोखा किया है। तो इन्होंने एश्योरेंस दिया कि आप लोगों को अनुसूचित क्षेत्र डिक्लेयर किए जाएंगे और आपको सीधे गवर्नर के अंडर में रखा जाएगा। किसके अंडर में, गवर्नर यानी राज्यपाल के अंडर में। लेकिन राज्यपाल किसके अंडर में रहेगा, राष्ट्रपति के अंडर में। तो आप लोगों को सरकार कुछ भी नहीं कर सकती, ना तो राज्य सरकार ना ही केंद्र सरकार। लेकिन उसके बाद में हुआ क्या, रियलिटी क्या है कि इन लोगों ने जो इतना एश्योरेंस दिया, उन्हीं लोगों ने हमारे साथ में कितना बड़ा धोखा किया कि राज्यपाल को अपॉइंट करने का अधिकार किसको दिया, सत्ताधीन पार्टी को। अब मान लीजिए कि आपके जो राज्यपाल है राजस्थान के, उन्हें अपॉइंट यदि बीजेपी पार्टी नहीं किया है केंद्र से, तो क्या वो दूध का धुला होगा क्या? कभी सुना है क्या कि आपने कि किसी सत्ताधीन पार्टी ने दूसरी पार्टी के, अपोजिशन पार्टी के आदमी को राज्यपाल बनाया हो? तो फिर वहां पे आप लोगों के साथ में धोखा हो गया है ना, कि बकरी ने दूध दिया और मेंगनियों से भर दिया। यानी सत्ता ने आप लोगों के लिए सब कुछ किया दिखावे के लिए, और लास्ट में क्या किया, गवर्नर को अपॉइंट कौन करेगा, सत्ताधीन पार्टी। तो आपके साथ में जो आदिवासियों के साथ में जो धोखे हुए हैं, उनसे तो पूरा इतिहास भरा पड़ा है, पूरा इतिहास रंगा पड़ा है और आदिवासियों के खून से भी रंगा पड़ा है। लेकिन बस आप ही लोगों को ये बातें समझ नहीं आती। हम लोग यहाँ पे सोच सोच के पागल हो रहे होते हैं कि हमारे समाज का क्या होगा।
आप लोगों की अभी भी आप लोग एग्जाम्पल देखते हो कि एक एक कलेक्टर 2-2 हजार एकड़ जमीन को रातों रात किसी भी जनरल वाले के नाम करवा दिया जाता है, और ये नियम कानून कायदे हैं सारे ताक पे रख दिए जाते हैं, जबकि आदिवासी की जमीन तो किसी के नाम पे हो ही नहीं सकती। माना कि मेरी जमीन आपको बिक सकती है, आपकी आपके भाई को, किसी पड़ोसी को बिक सकती है, लेकिन फिर भी आपकी जो हिंदुस्तान में टोटल जमीन है वो तो कॉन्स्टेंट ही रहनी चाहिए। मान लीजिए कि 2 लाख है ना एकड़ है, तो 2 लाख एकड़ कॉन्स्टेंट ही रहनी चाहिए, लेकिन वो डे बाई घटती क्यों जा रही है? उसकी रेट देखो ना आप घटने की। तो इन चीजों को भाई लोगों आप जब तक नहीं समझोगे, आप लोगों का जो खून है नहीं खोल सकता, आप लोग संघर्ष नहीं कर सकते। तो मैं तो आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आपके ये जो फोकटे टाइप के जो लोग हैं, जो नरेश भाई की रैली को भी बिगाड़ते हैं, उधर मतलब दोगलापन दिखाते हैं हर जगह पे, समाज के साथ भी जो मक्कारी कर रहे हैं वो सुधर जाएं, नहीं तो समाज ही उन्हें उल्टा लटका लटका के मारेगा, उनकी पोल पट्टी खुलेगी। और इस तरह से मैं निवेदन ये करूंगा कि आज के बाद किसी भी लीडर के पास में बिल्कुल भी इस तरह नहीं जाए, जब तक कि आप लोग पूरा एग्रीमेंट नहीं बना लो, अपने नियम कानून कायदे टर्म्स कंडीशंस ये साइन नहीं कर लो। यदि किसी भी तरह की दिक्कत है तो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, हम आपको कानून बताएंगे, हम आप लोगों को इवन एग्रीमेंट साइन करके भी देंगे, टाइप करके भी देंगे, लेकिन आप लोग बिना एग्रीमेंट के कुछ भी मत करो। क्योंकि आप लोगों में से 200 लोग हैं और एक ने भी मक्कारी कर दी तो आप लोग क्या कर लोगे? लेकिन एग्रीमेंट आप साइन कर लेते हो, एफिडेविट आप साइन करवा लेते हो, तो उस आदमी के खिलाफ आपको जाने का अधिकार होगा, FIR करवाने का भी, जेल में डलवाने का भी, या उस पर आर्थिक दंड लगाने का भी आपको अधिकार होगा। तो पहले, सबसे पहले आप लोग ये काम करो ना, तब जाके आपका आंदोलन सफल होगा। ऐसे ये हवा को में ये हवाबाजी करने से नहीं होगा कि आज मैं यहाँ पे गया फोटो खिंचवा लिया, वहां पे गया। आप लोगों को पूरे 200 साल का इतिहास रखेंगे, ये मानो कि बिल्कुल आपके खून में आग लगा देंगे। आप लोग एक बार चांस तो दे के देखो, एक बार अपनी एकता तो बढ़ा के देखो, मतलब एक तो रह के देखो, अब भाईचारा तो बढ़ा के देखो, एक साथ तो रोड पे आके देखो। लेकिन इस तरह से आज के बाद किसी भी नेता वेता के इस तरह से चरणों में नतमस्तक होने बिल्कुल भी मत जाओ, जब तक कि सरकार खुद नाक रगड़ने नहीं जाए कि भाई आप लोग चाहते क्या हो, हमारे पास में अब चल के आओ, हम या फिर हम खुद आते हैं, हमारा प्रतिनिधि भेजते हैं, आप लोगों का जो न्याय है वो ऑन द स्पॉट करते हैं, तब जाके हम मानेंगे कि आप लोगों ने आंदोलन किया है। अब चाटू काटता करने तो आप लोग कभी भी चल दोगे, उसमें हम क्या कर सकते हैं? वो कौन से गर्व की बात है? तो यदि थोड़ा भी इज्जत करते हो आप लोग मेरी, तो कभी भी किसी भी नेता वेता के पास में, सरकार के पास में कभी भी आगे मत जाओ। अपने हक अधिकारों के लिए लड़ो, रोड पे निकलो, वादे पे आप बिल्कुल कायम रहो, और एक आप जिस तरह से डोड़ा पे लड़ते हो उस डोड़ा की बात को लेके बैठो कि आप गांव तो दूर की बात है, हमारा कोई एक डोड़ा तो काट के दिखा दो, तब बात बनेगी।